कि क्या कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं। चलिए आइए भाई, और आपके सबसे पहली बात तो यह है कि शुरुआत करें तो छोटा सा एक टॉपिक बच गया है, इसको भी समाप्त कर ही देते हैं, है ना भैया। महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, एजी इसे भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एजी बोलेंगे, है ना। चलिए छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, मैं कंपेयर करते हुए चलूंगा महान्यायवादी के साथ, है ना। महान्यायवादी सबको याद हो गया होगा, तो यहाँ पे हेडिंग बनाइएगा अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165। देखिए भाई, महान्यायवादी पढ़ाते हुए मैंने कहा संघ को विधिक मामले में सलाह और सहायता देने के लिए एक महान्यायवादी होगा। यहाँ पे देखिए राज्य को विधिक मामले में, राज्य को विधिक मामले में सलाह एवं सहायता देने के लिए, सलाह एवं सहायता देने के लिए, सहायता देने के लिए, देने के लिए, देने के लिए एक महाधिवक्ता होगा, एक महाधिवक्ता, महाधिवक्ता होगा। राज्य को विधिक मामले में सलाह एवं सहायता देने के लिए एक महाधिवक्ता होगा, एक महाधिवक्ता होगा। चलिए, तो राज्य को विधिक मामले में सलाह और सहायता देने के लिए एक महाधिवक्ता होगा, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं यह राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी, प्रथम विधिक अधिकारी, विधिक अधिकारी, प्रथम विधिक अधिकारी तथा सबसे बड़ा, तथा सबसे बड़ा वकील होगा, सबसे बड़ा वकील होगा। या राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी और सबसे बड़ा वकील होगा। अगर हम इसकी योग्यता की बात करें कि कैसा आदमी होगा जो महाधिवक्ता बनेगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति। देखिए वहां पे आपने क्या पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति। यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हैं, हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति, हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति। योग्यता, योग्यता के बाद यदि हम बात करें किसकी भाई, नियुक्ति की बात करें कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, किया जाएगा। ठीक है, नियुक्ति के बाद यदि हम इनके कार्यकाल के विषय में सोचें, इनका कार्यकाल क्या होगा, इनका कार्यकाल क्या होगा, तो इनका कार्यकाल क्या होगा के बारे में यदि हम बात करें तो इनका जो कार्यकाल होता है वो सेम महान्यायवादी की तरह ही होगा। तो यहाँ पे वहां पे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता था, यहाँ पे ये किसके प्रसाद पर्यंत काम करेगा, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, है ना भैया। प्लीजर ऑफ गवर्नर, प्लीजर ऑफ गवर्नर, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो काम करते थे महान्यायवादी। शायद गलती से 149 150 छूट गया है, नहीं मैंने छोड़ दिया है। देखिए बहुत सारे आर्टिकल हैं जो मैं छोड़ूंगा आपको, 395 में से मैं 250 आर्टिकल के करीब आपको पढ़ाऊंगा और उतने से ही आपका काम हो जाएगा, है ना। देखिए अनुच्छेद 151 में कैग की शक्ति है, तो कैग की शक्ति में रिपोर्ट जमा करने की शक्ति आ गई, ठीक है। बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि गुरुजी छोड़ रहे हैं, तो भाई अगर नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, तो फिर आपके पास किताब पड़ी है, किताब में तो सारे अनुच्छेद लिखे, तो किताब नोट्स और मास्टर में फर्क क्या रह गया, है ना। तो मास्टर ही क्या जो आपको किताब से क्रीम ना निकाल के दे सके, है ना भैया, वो मास्टर ही क्या है जो किताब से क्रीम ना निकाल के आपको दे सके, तो मैं आपको क्रीम निकाल के दे रहा हूँ। हाँ बस ये है कि क्रीम सबको हजम नहीं होता, है ना। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। दूसरा देखिएगा, इससे पहले, इससे पहले पहले राज्यपाल को त्याग पत्र देकर, त्याग पत्र देकर देकर अपना पद छोड़ सकेगा, अपना पद छोड़ सकेगा, छोड़ सकेगा। इससे पहले राज्यपाल को त्याग पत्र देकर अपना पद छोड़ सकेगा, छोड़ सकेगा, है ना। चलिए पहला, दूसरा, अब तीसरा तो क्या है भाई ना, कि तीसरा तो सीधी सी बात है इसमें आएगा नहीं क्योंकि वो प्रसाद पर्यंत है, तो उसे कभी भी हटा सकता है। तो हेडिंग बनाइएगा कार्य या शक्ति, हेडिंग बनाइएगा कार्य या शक्ति, है ना भैया, कार्य या शक्ति की बात हम करेंगे। चलो भैया बैक कर दिया। तो देखिएगा कार्य या शक्ति की यदि हम बात करेंगे तो पहली कार्य शक्ति सेम उसी की तरह होती है, लेकिन वो पूरे संघ क्षेत्र के न्यायालय में जाता है, ये पूरे राज्य क्षेत्र के न्यायालय में जाएगा। तो कहेंगे संपूर्ण राज्य क्षेत्र के भीतर, संपूर्ण राज्य क्षेत्र के भीतर, राज्य क्षेत्र के भीतर भीतर किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में सरकार के पक्ष से, सरकार के पक्ष से चर्चा बहस कर सकेगा, चर्चा बहस कर सकेगा। सेम लाइन होगी, ज्यादा अंतर नहीं होगा महान्यायवादी से। 5-6 वर्ड अगर मैं लिख दूं ना तो केवल उन्हीं को मैंने एक्सचेंज किया है, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट, संघ क्षेत्र की जगह राज्य क्षेत्र, संघ की जगह राज्य, मतलब यही सब परिवर्तन हुआ है और बहुत बड़ा परिवर्तन इसमें शब्दों में देखने को मिलेगा नहीं। तो अगर एक बार कंपैरेटिव भी आप पढ़ लेंगे तो भी याद रहेगा। चलिए भैया, संसद की जगह विधानमंडल आएगा। चलिए विधानमंडल के, विधानमंडल के, मंडल के किसी भी सदन का, किसी भी सदन का, सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी, सदस्य नहीं होते हुए भी, नहीं होते हुए भी, होते हुए भी सदन की कार्यवाही में, सदन की कार्यवाही में, कार्यवाही में भाग ले सकेगा, भाग ले सकेगा,
लेकिन लेकिन विधेयक पर लेकिन विधेयक पर मतदान का अधिकार नहीं होगा। लेकिन विधेयक पर मतदान का अधिकार नहीं होगा। बिहार बनाकर बिहार राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे भाई? कौन थे भाई? बाबू बलदेव सहाय। बिहार राज्य के प्रथम अधिवक्ता कौन थे? बाबू बलदेव सहाय थे। ठीक है भैया। अगर कोई आपसे पूछ ले कि बिहार राज्य के वर्तमान में अधिवक्ता कौन है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि बिहार राज्य के वर्तमान में अधिवक्ता कौन है, तो क्या नाम आएगा भाई? प्रशांत शाही। क्या नाम आ जाएगा? प्रशांत शाही। चलिए भैया, मेरी तरफ से ये भी आपका कंप्लीट हो गया महाधिवक्ता। ठीक है, थोड़ा सा टिक महोदय का मुझे समय का पता नहीं चलता, पता नहीं कब बड़ी तेज चलती है ये। चलिए भैया, हेडिंग बनाते हैं हम संसद। क्या पढ़ेंगे? संसद। देखिए, आप सभी लोग जो नोट्स बना रहे होंगे वो लोग अपने नोट्स एकदम सादा कोरा कागज लेंगे जैसे मैंने लिया है, और जैसे मैं पढ़ाऊंगा कंपैरेटिव संसद को वैसे ही कंपैरेटिव ही पढ़ते हुए चलना है। और अभी मैं संसद को समझा के पढ़ाऊंगा, लेकिन विधानमंडल को मैं संसद से कंपेयर करके पढ़ाऊंगा। तो आज हम संसद, विधानमंडल और संसद की शब्दावलियां इतना पूरा करने वाले हैं, और हमारे पास टाइम है 12:45 तक का। 12:45 से पहले आपके कॉपरेशन से ये कंप्लीट हो जाएगा, और एक एक अक्षर को मैं आपके माध्यम से समझा के चलूंगा। जो लड़के होंगे वो लोकसभा सदस्य होंगे, जो लड़कियां होंगी वो राज्यसभा की सदस्य होंगी। लड़कियां मुझे राज्यसभा का सभापति समझेंगी, और लड़के लोकसभा को मुझे लोकसभा अध्यक्ष समझेंगे, और जो खान सर हैं उन्हें आप राष्ट्रपति समझिएगा। ठीक, बस इतनी सी कल्पना करके आज पूरा संसद हम खत्म कर लेंगे। तो आप सभी तैयार रहिए बस। चलिए भैया, संसद। सबसे पहले हम संसद के बारे में कुछ बातें जान लें, ठीक ना? संसद के बारे में सबसे पहले हम बातें जान लें। तो संसद कैसा निकाय है की बात करें। ठीक है, संसद कैसा निकाय है, तो यहाँ पे आप संसद के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे क्या? तो यहाँ पे ना लिखकर पिछले पेज पे मैं लिख देता हूं यहीं पे संसद के बारे में कि संसद कैसा निकाय है। तो आप कहिएगा संसद के 3 अंग हैं। 3 अंग हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इतना हो गया। अब देखिए दूसरा, संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से लिया गया है। इसे वेस्टमिंस्टर, ब्रिटेन के संसद को क्या बोलते हैं? वेस्टमिंस्टर बोलते हैं। तो इसे वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कह सकते हैं। यह संघ की विधायिका है। और विधि बनाने की सर्वोच्च संस्था है। यह संघ की विधायिका है और विधि बनाने की क्या है? ये सर्वोच्च संस्था है। क्लियर है? और देखें यहां पे अगर हम बातें करें थोड़ी सी और, तो एक बात और हम कर सकते हैं। देखिए, भारत का राष्ट्रपति विधायिका का अंग है। भारत का राष्ट्रपति विधायिका का अंग है। लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति है वो विधायिका का अंग है, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति विधायिका या संसद का अंग नहीं होता। राष्ट्रपति संसद का अंग नहीं होता। संसद का अंग नहीं होता। क्लियर है? हो गया भाई इतना बात? तो इतना छाप लीजिए पहले। ये आप विधायिका के बारे में इतनी बात तो कम से कम जानिए। चलिए भैया, एक बात और देखिएगा। प्रथम बार आम चुनाव 1952 में हुआ था। इसी के नीचे लिखेंगे 1952 में हुआ था। प्रथम बार आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। और कुल 53 दलों ने भाग लिया था। और कुल 53 दलों ने 53 दलों ने भाग लिया था। ठीक, तो पहली बार आम चुनाव जब 1952 में हुआ तो कुल कितनी पार्टियों ने भाग लिया? तो 53 दलों ने भाग लिया था। देखिए, ये इतना डीप में जाकर या इतनी पुरानी बातें आपको बताने का मेन रीजन ये हो जाता है कि आपके कुकिंग में ना कुछ भी डाल सकता है ना।
आपकी कुटिंग में कुछ भी डाल सकता है, ठीक ना। चलिए आइए अब सही है, संसद पे आते हैं हम। अब यहाँ पे यदि हम संसद के बारे में बात करें तो संसद को ऐसे करेंगे, इधर लेके आइएगा लोकसभा को, इधर आप लेके आइएगा लोकसभा को, और इधर लेके चलिएगा राज्यसभा को, राज्यसभा को, और इधर आप लेके चलिएगा कोने में राष्ट्रपति महोदय को, कोने में लेके चलिएगा राष्ट्रपति महोदय को, है ना। यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप लिखिएगा अनुच्छेद 79, यहाँ पे आप लिखिएगा अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80, और यहाँ पे आप लिखिएगा अनुच्छेद 81। ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर आपकी कॉपी में होना चाहिए। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि इन महाशय के लिए 52, ताश के पत्ते की 52वीं पत्ती, तुरूप का इक्का, ठीक है भैया। अब देखिए भाई एक आंटी जी हैं जिनका नाम है सरला, तो चाहे सरला याद करिए चाहे सरल याद करिए, ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, आपको याद रहेगा। चलिए भैया आते हैं, सरला आंटी को पढ़ते हैं। आइए, लोकसभा अनुच्छेद 81 में है ना। लोकसभा का गठन कब हुआ था भाई, लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो लोकसभा के गठन की बात करें अगर कोई आपसे तो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। लोकसभा के गठन की यदि कोई बात करे तो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। तो इसी आधार पर हम पूछ सकते हैं कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था, राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। क्लियर, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। चलिए अब यहां पे देखिए लोकसभा को हम क्या कहेंगे, तो लोकसभा को हम प्रथम सदन कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं, या इसे हम निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, प्रथम सदन या निम्न सदन कहते हैं। तो भाई इसी आधार पर इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम द्वितीय सदन, द्वितीय सदन, सदन या उच्च सदन कहेंगे, या उच्च सदन कहेंगे। इन्हें हम द्वितीय सदन या उच्च सदन कहेंगे। देखिए लोकसभा जो है ना सबसे लोकप्रिय सदन है भैया। लोकसभा, लोक का मतलब जनता की सभा, लोक मतलब जनता, तो लोकप्रिय सदन हो गया है ना, लोकप्रिय सदन इसे कहा जाता है। तो राज्यसभा को हम कैसा सदन कहते हैं, तो राज्यसभा को हम कैसा सदन कहेंगे, तो राज्यसभा को हम स्थायी सदन कहेंगे, राज्यसभा को हम स्थायी सदन कहेंगे। देखिए लोकसभा में क्या होता है, तो लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है और लोकसभा का ही एक उपाध्यक्ष होता है, लोकसभा का ही एक उपाध्यक्ष होता है। यहां पे देखिए राज्यसभा का एक सभापति होता है, राज्यसभा का एक सभापति होता है, और सभापति जो होता है वो आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 64 के तहत वो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और एक क्या होता है, तो एक उपसभापति होता है, एक क्या होता है, तो उपसभापति होता है। अब देखिए ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं ये कौन से अनुच्छेद में आते हैं, तो ये आएंगे अनुच्छेद 93 में। जो ये सभापति और उपसभापति ये कौन से अनुच्छेद में आते हैं, तो ये आते हैं अनुच्छेद 89 में, 89 में। एक बात देखिएगा, ये जो उपसभापति है और ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है ये कैसे चुने जाते हैं, तो सदस्यों में से, सदस्यों में से, सदस्यों द्वारा, सदस्यों में से सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से ध्वनि मत, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से, इसे हम कहते हैं ध्वनि मत से। इनको कैसे चुना जाता है, तो ध्वनि मत से। यानी यहाँ पे ना बैलेट पेपर या चुनाव चिन्ह इनका जरूरत नहीं पड़ता, बस एक विपक्ष का हो गया, एक पक्ष का हो गया, 2 लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। अब पूछा जाएगा कि भैया आप बताइए आप किसको चुनते हैं, है ना, आप बताइए आप किसको चुन रहे हैं। तो ध्वनि मत में जिसके पक्ष में सरकार उसी का अपना लोकसभा स्पीकर हो जाता है। तो हमेशा आपने देखा होगा ना सत्ता पक्ष का ही लोकसभा स्पीकर होता है, इसलिए जल्दी जल्दी चुनाव नहीं हो पाता, बल्कि 1972-73 के बाद पहली बार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, कई साल बाद चुनाव किया गया लोकसभा अध्यक्ष का। क्लियर भाई, चलिए भाई साइड रहो, छाप लीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा सदस्यों में से सदस्यों द्वारा, यानी अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, सभापति, उपसभापति हो, ये सब लोग क्या है, उस सदन के सदस्य होंगे और उसी सदन के सदस्यों के द्वारा उन्हें चुना जाएगा। अभी बिहार विधानसभा पे बात करेंगे, चिंता मत करिएगा, चिंता मत करिएगा। आगे बढ़े, चलिएगा। अब यहां पे आते हैं इनके सीटों पर। तो लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी होगी भैया, लोकसभा की अधिकतम सीट की बात करें तो लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी होगी, तो लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी है, तो कहिएगा 550। 550 में से 530 लोग कहां से चुने जाएंगे भैया, राज्यों से चुने जाएंगे। 530 के बाद बाकी 20 लोग कहां से आएंगे भैया, संघ शासित राज्य यानी यूनियन टेरिटरी से आएंगे। इसके बाद देखिए अगर लोकसभा की वर्तमान सीट की बात करें कि वर्तमान में कितनी सीटें हैं, तो वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी हो जाती है, तो 543 हो जाती है। अब ये 543 में से 530 लोग कहां से आते हैं, तो ये राज्यों से आते हैं। और देखिए जो बाकी के 13 लोग हैं ये कहां से आते हैं, तो यूटी से आते हैं। अब इसी तरह यदि हम राज्यसभा की अधिकतम सीट की बात करें कि राज्यसभा की अधिकतम सीट कितनी है, तो राज्यसभा की अधिकतम सीट हो जाएगी 250। अब इस 250 में से 234 लोग कहां से चुने जाएंगे, तो राज्यों से चुने जाएंगे। 3 लोग कहां से चुने जाएंगे, तो 3 लोग दिल्ली से चुने जाएंगे। 1 लोग कहां से चुने जाएंगे, तो 1 लोग पुदुचेरी से चुने जाएंगे, पुदुचेरी से चुने जाएंगे। और देखिए 12 सदस्य कहां से मनोनीत होंगे, तो 12 सदस्य जो मनोनीत होंगे वो कहां से मनोनीत होंगे, तो वो 12 सदस्य क्या हो जाते हैं, मनोनीत हो जाते हैं, मनोनीत है ना, मनोनीत हो जाएंगे। चलिए अगर हम यहां पे बात करें कि वर्तमान में कितनी सीटें हैं, तो वर्तमान में सीटों की संख्या निकल के आती है 245, जहां से 229 कहां से आते हैं, राज्यों से आते हैं। 3 कहां से आते हैं, तो 3 आपके दिल्ली से आते हैं। 1 कहां से आता है, तो 1 आपका पुदुचेरी से आएगा।
और 12 कहां से आएंगे तो 12 मनोनीत होंगे। 12 कहां से आएंगे तो मनोनीत होंगे। विधानसभा बेटा राज्य में होता है और लोकसभा संघ में होगा, केंद्र सरकार का होगा। तो बहुत बड़ा अंतर है। विधानसभा बिहार राज्य का है और लोकसभा आपका भारत का है। तो जितना अंतर भारत और बिहार में है उतना ही अंतर लोकसभा और विधानसभा में हो गया। छाप लिया भाई आपने? कोई मन में डाउट चल रहा हो तो पूछिएगा जरूर, कोई जबरदस्ती नहीं है। अब देखिए भैया, ये जो वर्तमान सीटें हैं इसके बारे में क्या कहा गया? तो इसके बारे में कहा गया कि यह सीट 2026 तक अपरिवर्तित रहेगा। 2026 तक अपरिवर्तित रहेगा। यह बात कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया? तो यह बात कहा गया था 84वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा कहा गया था। 2002 के द्वारा कहा गया था। क्लियर है भाई? चलिए राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है तो राज्य ऊंचे हैं इसलिए उच्च सदन हो गया। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करता है तो जनता पहली इकाई है इसलिए इसे निम्न सदन कहते हैं। बस इतना सा समझिए। चलिए आगे चलते हैं और हेडिंग बनाते हैं अब यहाँ पे योग्यता कि कैसा व्यक्ति होगा जो लोकसभा में सदस्य बनेगा। तो लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की योग्यता कौन से अनुच्छेद में आएगा? तो अनुच्छेद लिखिएगा 84। कौन सा अनुच्छेद लिखेंगे? 84 अनुच्छेद में योग्यता लिखेंगे। देखो योग्यता में हम पहली बात क्या लिखेंगे? तो पहली बात लिखेंगे भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। दूसरी बात लिखेंगे न्यूनतम आयु 25 वर्ष पूर्ण। 25 वर्ष पूर्ण। तीसरी बात लिखेंगे लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ के पद पर नहीं हो। अब देखिए भाई, ऐसी ही बात इधर की योग्यता में भी लिखेंगे। ऐसी ही बात इधर की योग्यता में भी लिखेंगे और इधर की योग्यता भी अनुच्छेद उसी में आएगी। किसमें? अनुच्छेद 84 में आएगा। अनुच्छेद 84 में आएगा। तो अगर हम अनुच्छेद 84 की बात करेंगे तो यहां पर पहली बात आएगी भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। दूसरी बात आएगी न्यूनतम आयु 30 वर्ष पूर्ण। न्यूनतम आयु 30 वर्ष पूर्ण। 30 वर्ष पूर्ण। तीसरी बात आएगी लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ के पद पर नहीं हो। देखिए भाई, अगर दोनों को हम कंपैरेटिव पढ़ते हैं तो आपको कितना पढ़ने की जरूरत है? तो आपको केवल यहां पे ना उम्र सीमा पढ़ने की जरूरत है, बाकी सब सेम टू सेम। दिवालिया का मतलब ऐसा व्यक्ति जो भारत से निवास करने, पैसा, धन, दौलत, इनकम सभी चीज को त्याग दे तो उसे दिवालिया कहते हैं। देखिए 250 जो सीट है ना वो अधिकतम सीट है। तो हमारे यहाँ जो सीटें हैं वो जनसंख्या के आधार पर विभाजित की गई हैं और हमारी जो चीजें चलती हैं वो जनसंख्या के आधार पर 1971 की जनगणना से अभी भी चल रही हैं। इसलिए अभी तक परिवर्तन नहीं है। इसीलिए 2026 के बाद ये परिवर्तन होगा, चिंता मत करिए। अब यहां पे देखिएगा योग्यता के बाद यदि हम बात करें तो योग्यता की हम बात कर सकते हैं निर्वाचन की, और इनका निर्वाचन उसी अनुच्छेद में आता है जिस अनुच्छेद में इनका गठन किया गया है। यानी कि निर्वाचन का अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो लोकसभा के लिए 81 और राज्यसभा के लिए 80। अच्छा एक बात बताइए, लोकसभा के सदस्य को वोट कौन देता है? लोकसभा के सदस्य को वोट कौन देता है? 2011 की जनगणना को ऑथेंटिक जनगणना नहीं माना जाता दीपक भैया, इसलिए 2021 की जनगणना की तरफ सबका निगाह है और इतनी लड़ाई भी। निर्वाचन आइए देखिए भैया, पहला देखिए प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। आगे देखिए दूसरे नंबर की बात करते हैं। दूसरे नंबर की यदि हम बात करें तो यहां पे हम कहेंगे दो एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता था। देखिए भाई, अभी तो मैं पढ़ा दे रहा हूं, भविष्य में मैं इसे पढ़ाना बंद कर दूंगा, है ना। अभी मैं इसलिए पढ़ा देता हूं क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करेंगे तो ये चीजें टकरानी चाहिए आपकी। अब देखिए यहां पे कहेंगे 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 के द्वारा एंग्लो इंडियन के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया। मनोनयन को समाप्त कर दिया गया। हो गया भैया, क्लियर है इतनी बातें। आइए राज्यसभा के निर्वाचन को देखते हैं भैया कि इनके निर्वाचन कैसे किए जाते हैं। बहुत लोगों का तो उत्सुकता भी होगा कि राज्यसभा का सदस्य कैसे निर्वाचित होता है ना, क्योंकि भाई बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये निर्वाचित कैसे होते हैं। तो इन्हें कहिएगा अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा विधानसभा के सदस्यों द्वारा इनका क्या किया जाता है भाई? निर्वाचन किया जाता है। ठीक, तो राज्यसभा के सदस्यों को वोटिंग कौन देता है? तो वोटिंग देने का काम विधानसभा के सदस्य करते हैं। देखिए भैया 12 सदस्यों का मनोनयन 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा निम्न 4 क्षेत्रों से किया जाता है। कितने? निम्न 4 क्षेत्रों से किया जाता है। निम्न 4 क्षेत्रों से किया जाता है। पहला कला, दूसरा साहित्य,
तीसरा विज्ञान, चौथा समाज सेवा, चौथा समाज सेवा, चौथा समाज सेवा। अब आपसे कभी यहां गलती से ये पूछ ले कि अच्छा ये बताइए कि एक क्षेत्र से कम कितने सदस्य चुने जाएंगे, एक क्षेत्र से कम कितने सदस्य चुने जाएंगे, अगर ये पूछ ले तो क्या कहेंगे? नहीं, एंग्लो इंडियन यूरोपियन नहीं है, ये गलत धारणा है। देखिए भारत में अंग्रेज ना कई सौ साल रहे, आपको भी पता होगा, सन 1600 में आए थे, 1947 में गए हैं, तो बहुत सारे अंग्रेज जब इतने 100 सालों तक रहे तो यहीं पर किसी भारतीय से शादी कर लिए, और जब अंग्रेज सब जाने लगे तो कहे नहीं हम तो अपनी प्रेमिका के साथ यहीं रहेंगे, तो वो यहीं पे निवास कर गए। जब वो यहीं पे निवास कर गए तो जब एंग्लो और इंडियन के मिलन से एक बच्चा पैदा हुआ तो उस संतान को एंग्लो इंडियन हमने कहा, है ना, उस संतान को हमने एंग्लो इंडियन कहा। तो एंग्लो का मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटेन के लोगों के और भारतीयों के संबंध से जो बच्चा पैदा हुआ उसे एंग्लो इंडियन कहा गया। ठीक भैया, तो सिंपल सी बात है, एंग्लो मतलब ब्रिटेन के लोग और इंडियन मतलब भारतीय। क्लियर है भाई, हो गया? नहीं, गोवा से तो पुर्तगाली गए ना, हम केवल ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं, केवल ब्रिटेन के लोगों को एंग्लो कहा जाता है, अन्य देश के लोगों को एंग्लो नहीं कहा जाता। अगर दूसरे देश को एंग्लो कहेंगे ना तो फिर राहुल गांधी भी एंग्लो इंडियन हो जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी एंग्लो इंडियन नहीं है क्योंकि उनकी माताजी इटली से हैं, तो इटली ब्रिटेन नहीं है। क्लियर है? चलिएगा, निर्वाचन हो गया भैया। आइए अब आते हैं इनके कार्यकाल की तरफ बात करते हैं, कार्यकाल की तरफ रुख करते हैं, इनका कार्यकाल कितना हो जाएगा। कार्यकाल, अगर कार्यकाल की बात करेंगे तो ये आएगा अनुच्छेद 83, ये आएगा अनुच्छेद 83 में, है ना। तो अगर हम इनके कार्यकाल में बात करें तो आपको पता है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो कहिएगा लोकसभा के कार्यकाल के लिए कि 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद स्वतः विघटित, स्वतः विघटित, यानी इसका कार्यकाल कितने दिन का हो गया, तो इनका कार्यकाल 5 साल का हो गया। तो 5 साल के बाद ये क्या हो जाते हैं, स्वतः विघटित हो जाते हैं। इसके बाद देखिएगा दूसरा, दूसरे की बात करते हैं तो कहेंगे इससे पहले, यानी इससे पहले का मतलब मेरे लिखवाने की भाषा में क्या हो गया, 5 साल से पहले। इससे पहले मंत्री परिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर, परिषद की सलाह पर, सलाह पर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति विघटित कर सकेगा, विघटित कर सकेगा, विघटित कर सकेगा। क्लियर है भाई? तो 5 वर्ष के बाद स्वतः विघटित, इससे पहले मंत्री परिषद की सलाह पर विघटित कर सकेगा। क्लियर है भाई? तो ये है कार्यकाल, ये क्या हो गया आपका कार्यकाल हो गया। ठीक है भैया, आगे देखिएगा, पहला दूसरा के बाद, पहले दूसरे नंबर के बाद अब हम बात करें यदि तीसरे नंबर की, सॉरी तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरा नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या भाई? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान, काल के दौरान, आपातकाल के, आपातकाल के, काल के प्रत्येक वृद्धि पर, प्रत्येक वृद्धि पर, वृद्धि पर 1 साल की वृद्धि, 1 साल की वृद्धि, प्रत्येक वृद्धि पर 1 साल की कार्यकाल में क्या कर दी जाएगी, वृद्धि कर दी जाएगी, है ना। तो जितनी बार बढ़ेगा उतनी बार 1 साल के लिए बढ़ जाएगा कार्यकाल। क्लियर है? नॉट मोर देन 6 मंथ, ये किसने कहा? अरे भाई 1975 का जब आपातकाल लगा था तो 1977 में हटा था, यानी जिस सरकार को 1975 में गिर जाना चाहिए था या चुनाव हो जाना चाहिए था, वो सरकार का चुनाव जाके 1977 में हुआ। तो 1975 से 1977 के ड्यूरेशन को घटा के बताइएगा कि क्या ये 6 साल नहीं है क्या? अच्छा कौन सा, ये राष्ट्रीय आपातकाल कितना बढ़ता है, 6-6 महीना बढ़ता है। ओके, ये कह रहे हैं आप, ठीक है ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल 6-6 महीना बढ़ता है ना। चलिए भाई, तीसरा इधर की तरफ कार्यकाल की बात करेंगे तो इधर का कार्यकाल कैसा रहेगा उसके बारे में बात करें तो अनुच्छेद तो सेम हो जाएगा, अनुच्छेद तो सेम हो जाएगा, तो अनुच्छेद यहाँ पे 83 ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अगर अब हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ की बातें क्या कहती हैं, यहाँ की बातें क्या कहती हैं। तो अब अगर मैं पूछूं कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है तो क्या बताएंगे, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है तो क्या बताएंगे, तो कहिएगा राज्यसभा, कहिएगा राज्यसभा, राज्यसभा स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, कभी विघटित नहीं होता, कभी विघटित, कभी विघटित नहीं होता। राज्यसभा स्थायी सदन है, यह कभी विघटित नहीं होता, यानी राज्यसभा का जो कार्यकाल है ना वो अनिश्चित काल तक है, राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो अनिश्चित काल तक है। आगे देखिएगा दूसरा, सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल, कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। सदस्यों का कार्यकाल कैसा होता है, तो सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। क्लियर है ना भैया? ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा का कार्यकाल पूछ रहा है या सदस्यों का कार्यकाल, तो राज्यसभा का कार्यकाल पूछेगा तो अनिश्चित काल, यानी कि उसका कोई भी निश्चित समय नहीं है, चेंज नहीं होते, रिटायर होते नहीं, चेंज होते हैं, इनका निराकरण होता है। देख कैसे होता है, तीसरा देखिए, प्रत्येक 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का कार्यकाल, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का कार्यकाल, कार्यकाल पूर्ण। तो प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का कार्यकाल क्या हो जाता है, तो पूरा हो जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट, पूर्ण। अब देखिए कैसे, तो कहिएगा कि 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य, फिर अगले 2 वर्ष पर अगले 1/3 सदस्य, फिर अगले 2 वर्ष पर अगले 1/3 सदस्य। तो जो इस साल 2/3 बचे थे, जो इस साल 2/3 बचे थे, इनका कार्यकाल इसमें से 1/3 का यहां पूरा होगा, इसमें से 1/3 का यहां पूरा होगा, ऐसे। अब देखिए 2 कितना हो गया, 6 साल, 6 साल, और यहाँ पे देखिएगा 1/3 1 पूरा हो गया, तो एक सदस्य पूरा हो गया। तो ऐसे ये सिस्टम बनाया गया है कि इस तरह इनका कार्यकाल चलता है।
इस तरह इनका कार्यकाल चलता है। इसीलिए जब 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होता है तो 2/3 सदस्य उस सदन को चलाते रहते हैं। अगर सभी का कार्यकाल एक साथ पूरा होता तो वह सदन एक साथ बंद होता और एक साथ चलता, है कि नहीं? क्लियर है? तो ये हो गया कार्यकाल। अब कार्यकाल के बाद हम बात करें किसकी? तो अब कार्यकाल के बाद बात करेंगे इसके कार्य की, इनका काम क्या होता है। तो कार्य और शक्ति की बात करते हैं, कार्य व शक्ति की बात करते हैं। यहां पे हम किसकी बात करते हैं? तो यहां पे कार्य व शक्ति की बात करते हैं, कार्य व शक्ति की बात करते हैं। चलिए इसके इनका लोकसभा का कार्य क्या होता है, अगर उसके बारे में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे विधेयकों को पारित कराना। ये किसका काम है भैया? लोकसभा का काम है। विधेयकों को पारित कराना ये किसका काम हो गया? लोकसभा का काम हो गया, विधेयकों को पारित कराना। दूसरा देखिए, कहिएगा धन विधेयक पर एकाधिकार है। क्या है? धन विधेयक पर एकाधिकार है, एकाधिकार है, धन विधेयक पर एकाधिकार है। और अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो हम तीसरे नंबर पे कह सकते हैं इस मंत्री परिषद को उत्तरदायी बनाना भी लोकसभा का कार्य है। मंत्री परिषद को उत्तरदायी बनाना, यानी मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो कहिएगा अनुच्छेद 75 के 3 के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब देखिए राज्यसभा के यदि हम कार्यकाल की बात करें तो पहला सेम है, क्या भैया? विधेयकों को पारित कराना, विधेयकों को पारित कराना। तो पहला तो सेम हो गया, विधेयकों को पारित कराने की बात है ना, विधेयकों को पारित कराना। दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकेगा, धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकेगा। एक तीसरा देखिएगा, उपराष्ट्रपति को पद से हटाना, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने, अनुच्छेद 249 आगे पढ़ाऊंगा भी, तथा 312 ये भी आगे पढ़ाऊंगा। 312 पर राज्यसभा का एकाधिकार है, राज्यसभा का एकाधिकार है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 31 के बाद कराएंगे। अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव जल्दी करना होगा तो किसी दिन भी नाइट में करा सकते हैं, अब आप लोग डिसाइड करके बताइए किस वाली रात पढ़ेंगे। नए साल वाली रात भी पढ़ेंगे तो वो भी प्रभु सर कर सकते हैं, ठीक है। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि कोई है तो मेरे छात्र हैं, या जो मैंने जिम्मेदारी ली है जिसके लिए, वो है मेरी जिम्मेदारी, है ना। तो आप जिस दिन कहेंगे मेरे लिए कोई साल नया कोई साल पुराना कुछ नहीं है, सब बस कैलेंडर बदल रहा है, तारीख बदल रही है। जब तक आपका जीवन ना बदल जाए, जब तक आप बेरोजगारी से रोजगार में ना चले जाएं, तब तक कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और देखिए भाई, एक मास्टर का जीवन ऐसा ही होता है, वो आप जैसे ही सेलेक्ट होंगे ना, वो फिर अपने बेरोजगारों के साथ लग जाएगा, बेरोजगार छात्रों के साथ, पूर्ण उनको वही प्रेरणा देगा जो आपको मैं दे रहा हूँ। चलिए संडे नाइट, अरे सैटरडे नाइट बोलिए ना, संडे नाइट क्यों? सैटरडे नाइट रहेगा तो संडे को आराम करूंगा, फिर मंडे से क्लास करूंगा। आप लोग संडे नाइट कह रहे हैं कि संडे की नाइट, शनिवार रात होती है ना, कि शनिवार रात मुझे नींद नहीं आती है। आप लोग तो संडे नाइट की बात कर रहे हैं। चलो अच्छा भैया, आ जाओ मुद्दे पे आते हैं। यहां तक बातें समझ में आई भैया? कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि राज्यसभा के सॉरी यहाँ पे अगर मैं लोकसभा अध्यक्ष की बात करूं कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है, यहाँ पे मैं लोकसभा अध्यक्ष की बात करूं कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो यदि मैं प्रथम की बात करूंगा कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो अगर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की मैं बात करूं तो क्या नाम लेंगे? जीवी मावलांकर, जीवी मावलांकर नाम लेंगे, ठीक। यदि मैं वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष की बात करूं, तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष की बात करूं तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, और ये कौन सी लोकसभा चल रही है? तो ये आपकी 18वीं लोकसभा है। ये आपकी कौन सी 18वीं लोकसभा है? लोकसभा। अगर हम लोकसभा के पक्ष के नेता की बात करें, किसके भाई? पक्ष के नेता की बात करें तो लोकसभा के पक्ष का नेता कौन होगा? तो लोकसभा के पक्ष का नेता हमेशा प्रधानमंत्री होता है, यानी कि नरेंद्र मोदी। अगर लोकसभा के हम विपक्ष के नेता की बात करें तो लोकसभा के विपक्ष का नेता हमेशा कौन होता है? तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, तो वर्तमान समय में कौन है विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी? तो राहुल गांधी। देखिए कहीं भी हमारे संविधान में ये नहीं लिखा कि लोकसभा के कुल सीटों का 1/10 जिसने पाया हो वही विपक्ष का नेता होगा, ये हमारे संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है। क्लियर है भाई? राहुल गांधी, ठीक। आगे देखिएगा, अगर यहां से हम कहें कि लोकसभा का महासचिव कौन है वर्तमान में, लोकसभा का महासचिव वर्तमान में कौन है, तो क्या नाम देंगे भाई? लोकसभा का महासचिव कौन है, जल्दी से बताइएगा। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव, तो आप कहिएगा वर्तमान में लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार। क्लियर है भाई? इतना हो गया। अब यही चीज सेम इधर की तरफ लिखे तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो जो भारत के पहले राष्ट्रपति रहे होंगे, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और यदि वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन। याद करना आसान, सीपी राधाकृष्णन। अगर आपसे कोई पूछे कि राज्यसभा के पक्ष का नेता कौन है, तो राज्यसभा में पक्ष का नेता जेपी नड्डा। राज्यसभा में अगर विपक्ष का नेता कोई पूछे कि विपक्ष का नेता राज्यसभा में कौन है, तो कहिएगा खड़गे। क्या नाम है भैया खड़गे जी का? खड़गे जी का नाम क्या हो जाएगा भाई? मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि राज्यसभा में वर्तमान में जो आपके क्या है महासचिव, तो राज्यसभा में वर्तमान में महासचिव कौन है भाई? राज्यसभा का वर्तमान में महासचिव कौन है? तो पीसी मोदी।
राज्यसभा में वर्तमान में महासचिव पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी, आप लीजिए इतना। क्लियर है? चलिए भाई, कोई बच्चा लिख रहा था कि आई हेट मोदी, कोई कह रहा आई लव मोदी। मैं तो कह रहा हूं कि आप सभी शिक्षित वेल एजुकेटेड लोग हैं। देखिए, हमें सरकार में व्यक्तिगत सरकार का विरोध हम नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के बनाने से नहीं बना, भारत की जनता ने चुनकर भेजा है। तो हम उनका विरोध नहीं कर सकते, हम उनकी नीतियों का विरोध कर सकते हैं। गलत नीति है तो उसका विरोध करेंगे। सरकार में व्यक्तिगत सरकार का विरोध हम नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के बनाने से नहीं बना, भारत की जनता ने चुनकर भेजा है। तो हम उनका विरोध नहीं कर सकते, हम उनकी नीतियों का विरोध कर सकते हैं। गलत नीति है तो उसका विरोध करेंगे, अच्छी नीति है तो उसकी तारीफ करेंगे। क्यों? क्योंकि हम वेल एजुकेटेड लोग हैं, हमें राजनीति से नहीं लेना देना है, हमें देश के भविष्य से लेना देना है ना। तो हमारे आपके एक व्यक्ति के विरोध करने मात्र से सरकार गिर नहीं जाएगी। अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछे कि आपके प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो आप अपने प्रधानमंत्री का नाम राहुल गांधी तो बता नहीं सकते, तो मोदी जी का नाम लेना मजबूरी है। तो देखिए, वो भारत के प्रधानमंत्री का हमें विरोध नहीं करना है, क्योंकि वो भारत की गरिमा है, वो भारत की मर्यादा है, वो भारत मां की आंचल में छुपकर बैठा हुआ आदमी है, जिसे आप भला बुरा कहेंगे तो वो चीटे अपने ऊपर, अपने देश के ऊपर आएगा। तो आप उनकी नीतियों का विरोध कर सकते हैं, केवल प्रधानमंत्री का नहीं, उससे देश की गरिमा गिर जाती है। हेलो भैया, कार्य या शक्ति। आइए भाई, यहां पे अब हम बात करेंगे सत्र की। सत्र, ठीक है। तो सत्र कितने होते हैं? तो कहेंगे 3 सत्र होते हैं, और ये दोनों के लिए कॉमन है, लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र होते हैं। पहला शीत सत्र, शीत सत्र, दूसरा बजट सत्र, बजट सत्र, और तीसरा मानसून सत्र, मानसून सत्र। शीत सत्र, बजट सत्र और मानसून सत्र। अगर हम यहां पे कहें कि सबसे बड़ा सत्र किसे कहेंगे, तो सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र हो जाता है। सबसे बड़ा सत्र कौन सा हो जाता है? तो सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र हो जाता है। क्लियर है? आगे आप देखिएगा, आगे आप देखिएगा कि सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र हो जाता है। अब यहां पे हेडिंग बनाइएगा, गणपूर्ति कोरम, यह भी दोनों के लिए कॉमन हो जाता है। क्या? गणपूर्ति कोरम, तो यह भी दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। गणपूर्ति कोरम में क्या कहेंगे भाई? सदस्यों का 1/10, या अनुच्छेद देखेंगे तो कहिएगा सेंचुरी लगा दीजिए गुरुजी 100। गणपूर्ति में परिवर्तन, गणपूर्ति में परिवर्तन संसद साधारण बहुमत से कर सकेगा। गणपूर्ति में परिवर्तन संसद साधारण बहुमत से कर सकेगा। अब देखिए, इसका गणपूर्ति संख्या 1/10 का क्या मतलब होता है, उसके बारे में बात करें। तो जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में अभी 250 बच्चे क्लास मेरी देख रहे हैं। अगर यही क्लास ऑफलाइन चलती, आप सभी 250 बच्चे मेरी क्लास में डेली पढ़ने आते, तो किसी दिन बारिश की वजह से अगर 25 से कम बच्चे आते पढ़ने, तो मैं कहता कि बेटा छुट्टी कर देते हैं, क्योंकि आपकी संख्या बहुत कम है, कल पढ़ाएंगे जब सभी आएंगे। लेकिन अगर मेरी क्लास में 25 से ज्यादा बच्चे आते, तो मैं ये कहता कि आज क्लास चलाते हैं, जो लोग नहीं आए हैं उनका नुकसान होगा, तो उन्हें सबक मिलेगा। यानी कि सदन चलाने की न्यूनतम संख्या क्या होती है? तो सदस्यों का 1/10 होता है। क्लियर है? छाप लीजिएगा, छाप लिया तो आगे चले। अब देखिए, सेम पैटर्न पे हमें विधानमंडल पढ़ना है, सेम पैटर्न पे हमें विधानमंडल पढ़ना है, जैसा अभी हमने संसद को पढ़ा, विधानमंडल पढ़ना है। अब देखिए, विधानमंडल जो होता है, ये राज्य की विधायिका होती है, ये राज्य की विधायिका होती है। अब देखिए भाई, जैसे कि ये कोई शाहनाज खातून जी हैं, कह रही है कि सर गणपूर्ति कोरम आप समझाते क्यों नहीं है? पहली बार जो लड़का पढ़ रहा है उसे कैसे समझ में आएगा? अच्छा भैया, मैंने कुछ गलत समझाया गणपूर्ति कोरम में? तो आप लोग बताइए भाई। मैंने तो एक क्लासरूम का एग्जांपल लेकर आपको समझाया कि अगर मेरी ऑफलाइन क्लास में 250 बच्चे हैं, तो मैं कब क्लास को चलाऊंगा, कब नहीं चलाऊंगा, सिंपल सा एग्जांपल लेके बताया हूं। अब और कोई तरीका अगर आपके पास और इससे बेहतर तरीका हो, तो आप ही हमें बताइए, गुरुजी ऐसे समझाएंगे तो समझ आएगा। मतलब ना, कहते हैं भैया कि चांद में भी दाग है, तो आप चाहे ना अपना कुछ भी कर देंगे, तब भी कोई ना कोई टीचर होता है ना। जिस तरह 9 महीने में एक बच्चा जन्म लेता है, सारी फाउंडेशन कोर्सेज करेगा, सारे सिलेबस विषय की तैयारी करेगा, तब वो अच्छा कंप्यूटर बन पाएगा। आप एक ही बार फॉर्म भरिए और फिर उम्मीद करिए कि मेरा इसमें नौकरी लग जाए, तो गलत सपना पाल रखा है। फिर आप उन बच्चों को भूल रहे हैं जो बीपीएससी का मेंस इंटरव्यू मेरिट से छट के आए हैं। आप उन बच्चों को भूल रहे हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 बार लिखित परीक्षा पास करी है, लेकिन दुर्भाग्यवश नौकरी हाथ नहीं लगी है। फिर उनकी मेहनत कहां जाएगी? चलो भैया, विधानमंडल। अगर हम विधानमंडल की बात करें, तो विधानमंडल में इधर आपका क्या आता है? तो इधर आपका विधानसभा आता है, इधर विधानसभा आता है। और विधानमंडल में इधर क्या आता है? तो इधर आपका विधान परिषद आता है, इधर आपका विधान परिषद आएगा। और यहां क्या आएगा? तो यहां आपका राज्यपाल आएगा, यहां आपका राज्यपाल आएगा। ठीक है भैया, इसे डिमोटिवेशन नहीं कहते आराध्या बेटा, इसे कहते हैं मेहनत करने की ललक, कि हमें भी उनके जैसा बनना है। हमारी जो कंपटीशन है ऐसे छात्रों से है जो कई बार परीक्षा दे चुके हैं, तो मुझे उन्हें डिफीट करना है, उन्हें हराना है, तो उसको पॉजिटिव लीजिए। ये डिमोटिवेशन वाली बात कहां से आ गई?
ठीक है ना। तो ये डिमोटिवेशन नहीं है, ये आपको मोटिवेट कर रहा है कि मेरी जो लड़ाई है ना वो महापुरुषों से है, ऐसे महानुभावों से जिन्होंने कई बार पढ़ा है, ऐसे महानुभावों से जिन्होंने कई बार घोल के पी लिया है, हमें उन्हें हराना है, डिफीट करना है। ये क्यों नहीं सोच रही आप, उल्टा सोच रहे हो आप कि हमें हरा रहे हो आप। चलो भैया, विधानमंडल अनुच्छेद 168 168 अनुच्छेद 168 में विधानमंडल है। यह राज्य के विधि निर्माण की विधायिका है। यह राज्य के विधि निर्माण की विधायिका है। अब यहां पे यदि विधानसभा की बात करेंगे तो विधान परिषद का बात करें तो यहां पे हम बात करेंगे गठन व उत्साधन। गठन का मतलब होता है बनाना, उत्साधन का मतलब होता है उजाड़ देना। तो गठन और उत्साधन कौन से अनुच्छेद में आएगा, तो ये आपका अनुच्छेद 169 में आ जाता है। अगर हम यहाँ पे विधानसभा के गठन की बात करें, क्योंकि इसका उत्साधन नहीं किया जाएगा, तो विधानसभा के गठन की बात करें तो यह अनुच्छेद 170 में आएगा। अगर इधर हम विधान परिषद की संरचना की बात करें, इसका आकार कौन से अनुच्छेद के तहत बनेगा, तो अनुच्छेद 171 के तहत इसकी संरचना आती है। अनुच्छेद 171 के तहत इसकी संरचना होती है। क्लियर है। आगे देखिएगा, अगर हम विधानसभा में फिर से बातें लिखें तो विधानसभा को कहेंगे कि यह भी राज्य का कैसा सदन है, तो राज्य का यह प्रथम सदन है और राज्य का यह निम्न सदन है। और लिखूं इसके बारे में तो विधानसभा राज्य का कौन सा सदन हो जाता है, तो विधानसभा राज्य का लोकप्रिय सदन हो जाएगा, लोकप्रिय सदन हो जाएगा। अगर हम इधर की तरफ बात करें तो ये जो है ये आपका राज्यसभा की तरह ही द्वितीय सदन है, और इस द्वितीय सदन को ही राज्यसभा की तरह उच्च सदन कहेंगे, और अगर उच्च सदन कहेंगे तो इसे आप स्थायी सदन भी कह सकते हैं। तो यह आपका स्थायी सदन भी हो जाता है। देखिए भैया, यहां पे यदि बात करें तो विधानसभा का एक अध्यक्ष होता है, विधानसभा का एक उपाध्यक्ष होता है। यहां पे देखिएगा, विधानसभा का एक सभापति होगा, विधान परिषद का एक उप सभापति होगा। अगर हम इन दोनों के बारे में बात करें तो यहां पे आप लिखेंगे सदस्यों में से सदस्यों द्वारा। अब देखिए भाई, इसके लिए क्या लिखेंगे, तो इसके लिए अनुच्छेद 178, इसके लिए मतलब विधानसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है ये कौन से अनुच्छेद में आएंगे, तो ये अनुच्छेद 178 में आते हैं। और विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति के बारे में बात करें तो ये अनुच्छेद 182-83 में आते हैं। अब देखो, इनके यहाँ पे सदस्यों में से सदस्यों द्वारा का मतलब समझ रहे होंगे सभी लोग भाई, मतलब कि जो विधानसभा का अध्यक्ष होगा चाहे विधान परिषद का जो सभापति होगा, वो सभी के सभी क्या होंगे, वो उसी सदन के सदस्य होंगे और उसी सदन के सदस्य उन्हें चुनेंगे। इतना छाप लीजिए भाई। जब कोई बच्चा कह रहा है, तनु जी कह रही है कि मेरी आवाज रुक रुक करके आ रही है ना, तो क्या ये बात सत्य है भाई? देखिए यहाँ पे ना कह रहा है कि 182-83 क्यों, तो इसमें इन्हें चुना जाएगा और इसमें इन्हें हटाया जाएगा, इसलिए 182-83 है। ठीक है भाई, चलिए सही है ना। चलिए भैया, छाप लिया भाई। अगर हम यहाँ पे राज्यपाल की अनुच्छेद लिखें तो यहाँ पे अगर हम राज्यपाल का अनुच्छेद 153 लिखें तो कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब इधर आते हैं, हेडिंग बनाते हैं सीट पर। तो अधिकतम सीट कितनी है भैया, विधानसभा की अधिकतम सीट कितनी है, तो विधानसभा की जो अधिकतम सीट है वो कितनी है, 500। विधानसभा की जो न्यूनतम सीट है वो कितनी है, तो वो है 60। विधानसभा की अधिकतम सीट 500, न्यूनतम सीट 60 है। अगर हम यहाँ पे बात करें विधान परिषद की अधिकतम सीट, तो यही आपकी परीक्षा में पूछेगा भैया, विधान परिषद की अधिकतम सीट ही आपकी परीक्षा में पूछेगा। तो आप कहिएगा राज्य के विधानसभा के कुल सीटों का 1/3, राज्य के विधानसभा के कुल सीटों का कितना होगा, तो राज्य के विधानसभा के कुल सीटों का 1/3 होगा। हो गया भाई। अब यहां पे देखिएगा, अधिकतम सीट के बाद यदि हम न्यूनतम सीट की बात करें कि विधान परिषद की न्यूनतम सीट कितनी होती है, विधान परिषद की न्यूनतम सीट कितनी होती है, तो विधान परिषद की जो न्यूनतम सीट होती है वो होती है 40। अब एक बात देखिए, प्यारी सी बात है, कुछ राज्य अपवाद में आते हैं, कुछ राज्य जो है भैया वो अपवाद में आते हैं। जैसे गोवा में कितनी सीटें हैं, 40। जैसे मिजोरम में कितनी सीटें हैं, 40। सिक्किम में कितनी सीट है भैया, तो सिक्किम में सीट की संख्या है 32। पुदुचेरी में कितनी सीट है भैया, तो पुदुचेरी में सीटों की संख्या है 30। तो ये ऐसे राज्य जहां पे न्यूनतम संख्या भी फॉलो नहीं किया जाता, इसलिए इन्हें हम अपवादित राज्य कह सकते हैं। अब इधर यदि मैं बात करूं तो यहां पे कहेंगे वर्तमान में विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, वर्तमान में विधान परिषद कितने राज्यों में है, तो केवल 6 राज्यों में है। कहिएगा अपना बिहार, बिहार का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, फिर कहिएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। पहले अभी कुछ दिन पहले 2019 तक ये 6 राज्यों में था, जम्मू कश्मीर में भी, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर संशासित राज्य बना है वहां पर इसे हटा दिया गया है। क्लियर है भाई, छाप लीजिए भाई।
कोई ऐसी बात मैं पढ़ा रहा हूं जो आपके समझ से परे चल रही हो, कोई ऐसी बात पढ़ाई गई हो जो आपके डेटा से भी परे जा रही है, तो पूछ लीजिएगा, क्वेरी कर लीजिएगा, है ना भैया, प्लीज। चलिएगा, अब यहां पे यदि हम पूछे बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं, बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं यदि मैं आपसे पूछूं, तो आप आराम से कह देंगे गुरुजी 2 लिखिएगा, 4 लिखिएगा, फिर 3 लिखिएगा। 243 सीटें बिहार विधानसभा में हो जाती है। इसी तरह से मैं पूछूं बिहार विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, तो आप कह देंगे बिहार विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, तो बिहार विधान परिषद में 75 सीट। बिहार विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, तो बिहार विधान परिषद में 75 सीट है भैया। इतना छाप लीजिए, फिर आगे चलते हैं। छाप लिया होगा। 370 भी आपको पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करिएगा। जब तक मैं खड़ा हूं और मेरी सांसें चल रही हैं तब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 31 तारीख मतलब 31 तारीख है, और आपको मैं इतना पढ़ा के भेजूंगा कि अगर संविधान के 15 सवाल आपकी परीक्षा में आए तो आप 12 प्लस सवाल हल करके आए। 15 के 15 अगर कर देंगे तो मैं अपने आप को महान समझूंगा। उत्साधन का मतलब, उत्साधन मतलब उजाड़ देना, समाप्त कर देना, खत्म कर देना, इसे हम उत्साधन कहते हैं। हाँ, विधान परिषद तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान में भी था, लेकिन 1975 1985 तक में इन सभी राज्यों ने अपने अपने यहां से विधान परिषद को हटा दिया। क्लियर है भाई? चलिएगा, अब यहां पे हेडिंग बनाएंगे विधान परिषद विधानसभा की तरफ योग्यता। विधानसभा की तरफ यदि हम योग्यता की बात करेंगे तो योग्यता आपका हो जाएगा अनुच्छेद 172 73। 173 में योग्यता की बात हम करेंगे और एक योग्यता सेम लिखेंगे जो आपने लोकसभा में पढ़ी थी। पहला, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु 25 वर्ष पूर्ण, 25 वर्ष पूर्ण। तीसरा, लाभ के पद पर नहीं हो। सेम है भाई, कोई अंतर नहीं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, लाभ के पद पर नहीं हो। यदि मैं इधर की तरफ योग्यता की चर्चा कर दूं आपसे कि इधर भी योग्यता की चर्चा कर लीजिए तो अनुच्छेद सेम हो जाएगा 173, और राज्यसभा वाला सेम सेम लिखना है। पहला, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु 30 वर्ष पूर्ण, 30 वर्ष पूर्ण। तीसरा, लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ के पद पर, लाभ के पद पर नहीं हो, तो लाभ के पद पर नहीं हो। स्वाति शर्मा बेटा पहले जो पढ़ रही है उसकी चिंता कर लीजिए। साइंसियों में जितना गुरुजी पढ़ा के भेजेंगे उतना तो करके आएंगी ना, जितना गुरुजी पढ़ा देंगे उतना तो पढ़ के जाएंगी ना, कि उतना नहीं पढ़ के जाएंगे। तो अभी जब आप पॉलिटी की क्लास में साइंस की चिंता करेंगी, साइंस की क्लास में पॉलिटी की चिंता करेंगी, इतिहास की क्लास में भूगोल की, और भूगोल की क्लास में इतिहास की चिंता करेंगी, तो आपकी साइंसियों गायब हो जाएगी और पॉलिटियो गायब हो जाएगी। तो आपकी जो मेहनत आती है, जो आपको मेरिट में लेके जाएगी, आप उसे भी गायब कर रही हैं बस चिंता कर करके, है ना, है ना। इंसान की फितरत होती है कि उसे जो मिलता है वो उसकी कदर कभी नहीं करता, उसे जो नहीं मिलता है उसकी बहुत कदर करता है। जीवन में भी ऐसा हुआ होगा बहुत लोगों के पास। अगर कोई महिला मित्र उनका बनना चाहती होगी कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो, तो उन्होंने उससे दोस्ती नहीं करी होगी। जो छोड़ के चला गया होगा उसके गम में न जाने कितनी रातें काट दी होंगी। तो जो छोड़ के चला गया या जो नहीं है अपना, उसका हमें बड़ी चिंता है। जो अपना है उसकी चिंता हम कभी नहीं करते। क्लियर ना? सर बोलना आसान है, हाँ सही बात है, बोलना आसान है, इसीलिए मैं करने को बोल रहा हूँ कि साइंस वाली क्लास में साइंस की चिंता, पॉलिटी वाली क्लास में पॉलिटी की चिंता, हिस्ट्री वाली क्लास में हिस्ट्री की चिंता, इसकी चिंता करिए। ये मैं भी कहना चाह रहा हूँ आपको, है ना। और अगर चिंता करने से सब कुछ हो जाएगा तो बताइए ना, मैं पढ़ाना छोड़कर आपकी चिंता ही कर लूं यार। चलिएगा भैया, निर्वाचन। अभी अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ है, अभी अभी बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ है। वोट किसने दिया? तो आप कहिएगा प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। तभी जनता ने वोट दिया भाई, चुना, है ना। दूसरा पॉइंट देखिएगा, एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन, एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन, इंडियन का मनोनयन, मनोनयन राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता था, किया जाता था। यहां भी सेम लिखिएगा, 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019-20 के द्वारा, 2019-20 के द्वारा मनोनयन समाप्त, मनोनयन समाप्त कर दिया गया भैया। क्या हो गया? मनोनयन समाप्त कर दिया गया। तो इधर का निर्वाचन इजी था। मुझे लगता है विधान परिषद के निर्वाचन में मुझे आपका सहयोग चाहिए थोड़ा सा। चलिए इधर हेडिंग बनाइएगा, विधान परिषद का निर्वाचन, विधान परिषद का निर्वाचन। यहां पे लिखिएगा 1/12, यहां पे लिखिएगा 1/12, यहां पे लिखिएगा 1/6, यहां पे लिखिएगा 1/3, यहां पे लिखिएगा 1/3। अब देखिए भाई, समझने के लिए लिखिए, ये निर्वाचन कैसा होता है। तो ये आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। पूरी जनता तो वोट नहीं देगी, लेकिन जनता के लोगों से पढ़े लिखे लोग वोट देंगे, है ना। तो इसमें कौन निर्वाचन आपको देता है? तो शिक्षित लोग देते हैं। आप लोग विधान परिषद की तरफ लिखिएगा, शिक्षित लोग देते हैं। यहाँ पे ये सदस्य कैसे होते हैं? तो ये मनोनीत होते हैं। ये कैसे होते हैं? तो ये मनोनीत होते हैं, यानी इन्हें राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। और यहाँ पे ये जो सदस्य होते हैं, इन दोनों का निर्वाचन कैसा होता है? तो इन दोनों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। और इसमें जो वोट देते हैं वो कौन से लोग होते हैं? तो नेताजी टाइप के लोग होते हैं, नेताजी टाइप के लोग होते हैं। और इसके निर्वाचन को हम कौन सा निर्वाचन कहते हैं? तो इसके निर्वाचन को हम मिश्रित निर्वाचन नाम देते हैं। विधान परिषद के निर्वाचन को हम क्या नाम देंगे? तो इसके निर्वाचन को हम मिश्रित निर्वाचन नाम देंगे, मिश्रित निर्वाचन नाम देंगे। चलिए भैया, यहां पे 1/12 सदस्य की बात करेंगे तो स्नातकों द्वारा निर्वाचित, स्नातकों द्वारा, स्नातकों द्वारा निर्वाचित, निर्वाचित, जिसको स्नातक किए हुए, जिसको स्नातक किए हुए, स्नातक किए हुए, किए हुए 3 वर्ष हो गया हो, 3 वर्ष हो गया,
ठीक है भैया। जिसे स्नातक किए हुए कितने साल हो गया हो, 3 साल हो गया हो। यहां पे 1/12 सदस्य को कौन वोट देगा भाई, तो शिक्षकों द्वारा निर्वाचित, शिक्षकों द्वारा निर्वाचित, शिक्षकों द्वारा निर्वाचित, जिनको जिनको शिक्षण कार्य किए हुए, जिनको शिक्षण कार्य किए हुए 3 वर्ष हो गया हो। अब देखिए सभी शिक्षक नहीं देते, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक है वो नहीं देंगे, जो राजकीय विद्यालय में शिक्षक है वो भी वोट नहीं देंगे, और जो एडेड विद्यालय में शिक्षक हैं, जो एडेड विद्यालय में सेवा दे रहे शिक्षक हैं, वो लोग मतदान करते हैं, वो लोग अपना नेता चुनकर विधान परिषद में भेजते हैं। क्लियर है भाई। चलिएगा यहां पे देखिएगा, राज्यपाल द्वारा निम्न 5 क्षेत्रों से निर्वाचित, ठीक है। राज्यपाल द्वारा निम्न 5 क्षेत्रों से निर्वाचित, पहला कला, दूसरा साहित्य, तीसरा विज्ञान, चौथा समाज सेवा, पांचवा सहकारिता, ठीक है। पांचवा क्या है, सहकारिता है। उसके बाद देखिएगा ये जो 1/3 सदस्य होते हैं ये किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ये किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। और यहां पे 1/3 सदस्य कौन है, तो ये पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधि द्वारा निर्वाचित होते हैं, प्रतिनिधि द्वारा ये निर्वाचित होते हैं। तो ये पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधि द्वारा निर्वाचित होते हैं। जैसे ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, देखो आपके यहां ना प्रधान को मुखिया बोलते हैं, जिला पंचायत सदस्य, नगर निगम अध्यक्ष आदि, नगर निगम अध्यक्ष आदि। क्लियर है भाई, छाप लीजिए भाई। देखिए जो लगातार कमेंट कर रहे हैं ना, वो वास्तव में पढ़ाई पे ध्यान थोड़ी ना दे रहे हैं, वो सिर्फ अपनी चिंता व्यक्त किए जा रहे हैं और अपनी चिंता पर दूसरों के कमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि मेरे कमेंट पर किसी ने रिप्लाई क्या किया है। तो उनका ध्यान पढ़ाई पे कम, अपने कमेंट्स पर ज्यादा लगा हुआ है ना। तो देखिए चिंता करने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। अगर करते हो, पढ़ाई करो, तो डेली कुछ ना कुछ सिलेबस खत्म हो जाएगा। मैं भी आपके सामने जब मेरा क्लास आया था ना, तो मेरा 14 क्लास में किसी ने कोई बीपीएससी का इसमें तैयारी किया भाई, किसी ने पॉलिटी कितने क्लास में पढ़ी है, ईमानदारी से बताएगा। आपकी पॉलिटी की क्लास कितने घंटे में पूरी हुई है, ईमानदारी से बताइएगा। अगर किसी ने पूरी पॉलिटी पहले से पढ़ी है तो बेटा आपका डाउट मुझे दिखा नहीं ना, तो सवाल पूछिए, कॉपी पेस्ट करिए, ठीक है। और देखिए भाई मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं, और मैंने अभी तक ना पानी पिया ना आपके बोर्ड से एक बार हटा हूं, मैं लगातार आपको पढ़ा रहा हूं। इसे मेहनत नहीं कहेंगी, इसे कहना कहेंगी, तो भाई आपकी अपनी मर्जी है, कि वो आपकी थॉट है कि आप कहना कहेंगी, ठीक है। चलो भैया निर्वाचन के बाद यदि हम बात करेंगे, निर्वाचन के बाद बात करेंगे तो हम इनके कार्यकाल की बात कर सकते हैं। किसकी भैया, इनके कार्यकाल की बात कर सकते हैं, कार्यकाल की बात। और यहाँ पे अनुच्छेद की बात करेंगे तो 172, यहाँ पे अनुच्छेद की बात करेंगे तो 172 की बात करेंगे। यहाँ पे आते हैं विधानसभा सीटों के कार्यकाल पर बात करें तो देखिए विधानसभा के सदस्य को एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, एमएलए साहब। तो जो विधायक जी हैं उनको क्या बोलेंगे, एमएलए बोलेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ पे देखिए उनका कार्यकाल अभी जिन्हें आपने चुनकर भेजा है वो कितने दिन के लिए होंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा विधानसभा 5 वर्ष के बाद स्वतः विघटित। विधानसभा 5 वर्ष के बाद क्या हो जाता है, तो स्वतः विघटित हो जाता है। चलिए भैया दूसरा, इससे पहले राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल भंग कर सकेगा। तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कार्यकाल में एक बार में 1 साल की वृद्धि, 1 साल की वृद्धि। इधर का कार्यकाल हो गया, ठीक ना, इधर का कार्यकाल हो गया। इसका अनुच्छेद लिखिएगा तो अनुच्छेद 174 लिखिएगा, 174। इसका अनुच्छेद यदि लिखिएगा कि किस अनुच्छेद में आएगा तो 174 लिखिएगा। इधर देखिएगा, इधर के कार्यकाल यानी विधान परिषद के यदि हम कार्यकाल की बात करें तो इसका भी कार्यकाल सेम है 172 में, अनुच्छेद 172 में कार्यकाल सेम हो जाता है। अब इसके कार्यकाल के बारे में बात करें तो सेम राज्यसभा की तरह चलेगा। पहला स्थायी सदन है, कभी विघटित नहीं होता,
नहीं होता। दूसरा पॉइंट देखेंगे तो कहेंगे कि सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। तीसरा देखिए सेम राज्यसभा की तरह लिख रहा हूं, प्रत्येक 2 वर्ष पर एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण। प्रत्येक 2 वर्ष पर एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण। ठीक है भैया। देखिए आप किसी सर के बारे में पूछेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। एक बच्चे कह रहे गुरुजी अब समय निकल गया, आपकी बटरिंग का कोई फायदा नहीं होने वाला है। बेटा समय नहीं निकला है, अभी आपका समय शुरू हुआ है ना। अभी आपका समय शुरू हुआ है और ये 10 दिन ना आप ऐसे लड़ो जैसे कि योद्धा तैयारी करता है। अब आप ये कहोगे कि गुरुजी 10 बजे मैं सो जाता हूं, गुरुजी मैं 4 बजे नहीं जग पाता, मैं 10 बजे नहीं जग पाता, तो भैया जो सोएंगे तो वो कंपटीटर नहीं होंगे, है ना। तो मेहनत कर लीजिए 10 दिन। देखिए ना कुछ करने से बेहतर है कुछ मेहनत करके देख लिया जाए, शायद हमारी चीजें बदल जाए। और मैं सिर्फ मेहनत करने और पढ़ने के लिए ही कह सकता हूं। और सोने की बारी ना अपने परीक्षा देने के बाद आते ही सो जाइएगा, मत पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया देखिए प्रत्येक 2 वर्ष पर एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने का मतलब होता है कि 2 तिहाई लोग सदन को अभी चलाते रहेंगे, है ना। 2 तिहाई लोग अभी सदन को चलाते रहेंगे। क्लियर है। चलिएगा तो ये हो गया आपका कार्यकाल। अब हेडिंग बनाएंगे इनके कार्य या शक्ति की। ठीक है, कार्य या शक्ति की हेडिंग बनाइए। कार्य क्या होता है इनका और इनकी शक्ति क्या होती है। तो अगर इनके कार्य या शक्ति की बात करें तो इनको कहेंगे सेम लोकसभा की तरह विधेयकों को पारित कराना। दूसरा विधेयकों को पारित कराने के बाद दूसरा क्या है भाई, तो कहिएगा धन विधेयक पर एकाधिकार होगा। धन विधेयक पर एकाधिकार। तो धन विधेयक पर एकाधिकार हो जाता है। अभी धन विधेयक पर चर्चा भी करेंगे, चिंता नहीं करना है। तीसरा देखिएगा राज्य के मंत्री परिषद को उत्तरदायी बनाना। राज्य की मंत्री परिषद को उत्तरदायी बनाना। अब यहां पे हेडिंग बनाइएगा कार्य या शक्ति, है ना। यहां पे पहले पॉइंट पे देखिएगा भाई विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को प्रथम बार में 3 माह तक रोक सकेगा। दोबारा पारित विधेयक को 1 माह तक अर्थात कुल 4 माह तक अधिकतम विधेयक को रोक सकेगा। इसका क्या मतलब हुआ भैया कि 4 माह के बाद वो विधेयक अपने आप पास हो जाएगा। यानी विधान परिषद क्या करेगा, अधिकतम 4 महीने तक ही विधेयक को रोक सकता है, उसके बाद विधेयक अपने आप पास, मतलब 4 महीना हल्ला मचा सकता है अधिकतम। और पहली बार में गया तो कितना दिन भैया, 3 महीना तक हल्ला मचाएगा, बस इतना ही। क्लियर है भाई। दूसरा देखिएगा धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकेगा। धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकेगा। यहां पे हेडिंग बनाइएगा आप सत्र। तो इसके सत्र जो होते हैं ना कॉमन होते हैं दोनों के। तो पहला सत्र आपका हो जाएगा शीत सत्र। दूसरा आपका हो जाएगा बजट सत्र। तीसरा आपका हो जाएगा मानसून सत्र। अगर हम इसके गणपूर्ति की बात करें तो गणपूर्ति या कोरम संख्या की बात करते हैं तो सदस्यों का 1/10। और यह बात मैंने बताई थी कि कम से कम विधानसभा के कुल सीटों का 1/10 सदस्य आने चाहिए। तो गणपूर्ति कोरम सदस्यों का 1/10 किस अनुच्छेद में आनी चाहिए। अगर इसका अनुच्छेद देखेंगे तो अनुच्छेद 189 के 3 में यह बात आती है। गणपूर्ति कोरम की बात करेंगे तो यह अनुच्छेद 189 के 3 में आता है। ठीक है भैया, चलिए छाप लीजिए। देखिए मैं आपको पढ़ाता हूं ना। ठीक है मनीष कुमार बेटा, ये आप मेरे को ना 12:35 पे याद दिलाइएगा। इनका सैंपल क्वेश्चन पेपर आप लोग अलॉट नहीं करेंगे। सैंपल क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस सेट ना बेटा। चलिए मैं इसको ये सूचना मैनेजमेंट तक मैं पहुंचा सकता हूं। ठीक है भैया। सत्र का मतलब होता है प्रीति बेटा सामान्य बैठक प्रक्रिया। जैसे आप हमारे यहाँ आती हैं, बैठक करती हैं और चली जाती हैं, सेशन। क्लियर है भाई। देखिए मैं आपको ना केवल समझा सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, और मैं आपको ना टीचर बनकर नहीं पढ़ाता, समझाता हूं। मैं आपके घर का सदस्य, भाई, दोस्त, मित्र, यार ये बनकर के समझाता रहता हूं। इसलिए मैं शायद थोड़ा ज्यादा बोल देता हूं आप लोगों को। इसके लिए मुझे सॉरी कि मैं माफी चाहता हूं कि अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो। लेकिन मैं कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर या बहुत बड़ा टीचर बनकर आपको नहीं समझाता कि मैं बहुत बड़ा मास्टर हूं इसलिए आपको समझा रहा हूं। बस मैं छोटी छोटी बातें आपसे करता हूं जिससे आपके अंदर पढ़ने की ललक जागती है। ठीक है भैया। अगर मेरी बात किसी को कोई बुरा लगता हो तो उसके लिए माफी है मेरी तरफ से कि भैया माफ कर देना। चलो भैया आ जाओ अनुच्छेद 169 को पढ़ते हैं, थोड़ा डिटेलीकरण कर लेते हैं भैया। अनुच्छेद 169 में है क्या, तो अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का गठन या उत्साधन। विधान परिषद का गठन या उत्साधन। क्लियर है। अब देखिए ना कुछ बच्चे कह रहे हैं इतना पढ़ा के छोड़ दीजिए। ठीक है। अब देखिए अब उनसे मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं।
जिन बच्चों का सामने पेपर लगा है कोर्स अभी मैं 50% पूरा कर रहा हूं, 60%, और वो बच्चा कह रहे हैं सर पढ़ा के छोड़ दीजिए, तो इसे आप क्या कहेंगे बताइए। चलिए भैया, विधान परिषद का गठन या उत्सादन। चलिए भैया देखिए, राज्य के विधानसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, है ना भैया। देखो प्रस्ताव क्या होगा, या तो विधान परिषद का गठन होगा या तो विधान परिषद का उत्सादन होगा। ठीक है, प्रस्ताव भेजा जाएगा। यदि संसद इस प्रस्ताव पर यदि संसद के दोनों सदन इस प्रस्ताव पर साधारण बहुमत से सहमति प्रदान करे तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन या उत्सादन किया जाएगा। एक बार बताएं भाई, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सिंपल मेजोरिटी का क्या मतलब होता है? तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है साधारण बहुमत, आधे से एक अधिक, कुल सीटों का आधे से एक अधिक। सर एक क्लास 7 का पढ़ाएं। हम पढ़ाएंगे, अभी थोड़ी देर में शुरू करेंगे, अगर खत्म नहीं हुआ तो परसों खत्म करेंगे, लेकिन पढ़ाएंगे जरूर, चिंता ना करिए, कुछ भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा। पूरी कोशिश करूंगा मैं कि मैं शिद्दत से इतना आपको पढ़ा दूं कि आपके परीक्षा में आपको कोई समस्या ना हो, पूरी कोशिश, ठीक ना। बस धीरे धीरे मैं जो पढ़ाता हूं वहां से डाउट बने तो डाउट पूछिए, जितना मैं पढ़ाता हूं उतना मेरे साथ पढ़ते चलिए। 31 तारीख तक आपकी पॉलिटी मेरे साथ कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है भाई? चलिए, तो विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यहां पे आप लिखिएगा बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह। ठीक है भैया, क्या नाम था इनका? रामदयालु सिंह थे। ये कब बने थे? तो 25 जुलाई 1937 को, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो राज्यों को स्वायत्तता दी गई थी उसमें बिहार विधानसभा के रामदयालु सिंह विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। आजादी के बाद बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अर्थात 26 जनवरी 1950 के बाद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बताएगा भाई? कोई बताएगा? 26 जनवरी 1950 के बाद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? चलिए भाई, इंजीनियर डेविड टोनी जी कह रहे हैं बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे। ठीक है, इंजीनियर टोनी जी कह रहे हैं कि आजादी के बाद बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे। देखो ये मेरा वैसे है नहीं टॉपिक, वो बिहार स्पेशल का टॉपिक है, फिर भी मैं सोच रहा हूं कि मैं कुछ तो कवर कर दूं आपका। वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? हाल ही में चुने गए थे। वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। अरे ये संविधान सभा और विधानसभा में अंतर है ना। अरे माधुरी कुमारी जी, मैं संविधान सभा नहीं विधानसभा की बात कर रहा हूं, आप संविधान सभा की बात कर रही हैं। वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का नाम ध्यान से सुनिए, जो मैं पूछ रहा हूं वो बताइए। डॉक्टर प्रेम कुमार। नंद किशोर यादव विधान परिषद के हैं। नंद किशोर यादव विधान परिषद के हैं शायद। वर्तमान में विधान परिषद के सभापति, वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह वैसे तो हैं भाई। अच्छा, नंद किशोर का स्थान तो इन्होंने लिया था ना। चलिए, बिहार विधान परिषद के जो वर्तमान सभापति हैं श्री नंद किशोर सिंह, सॉरी अवधेश नारायण सिंह, श्री अवधेश नारायण सिंह हैं। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 169 हो गया। अब हमें बात करनी है नए टॉपिक पे, हेडिंग बनाइएगा संसद की शब्दावलियां। है ना, यही टॉपिक ना सबसे ज्यादा उलझाऊ टॉपिक है ये, सबसे ज्यादा। अगर ये समझ आ गया ना तो आपको बिहार नहीं, बीपीएससी आईएएस कोई भी परीक्षा आप देंगे, यहां से सवाल आपका 2-3 तो देखने को मिल जाता है। आप कोई भी बड़ा परीक्षा देंगे ना तो आपको केंद्र राज्य संबंध, नागरिकता, संसद की शब्दावलियां या संसद से सवाल या फिर एक्ट से सवाल देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो चलिए संसद की शब्दावलियां में पहला ही टॉपिक आप लोग बनाइएगा विधेयक। विधेयक क्या होता है? तो सदन में प्रस्तुत
प्रस्तुत प्रस्ताव तथा दोनों सदनों से पारित तथा दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव प्रस्ताव विधेयक कहलाता है। विधेयक कहलाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। यह विधेयक कानून बन जाएगा। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पहले की प्रक्रिया को भी क्या कह सकते हैं? विधेयक कह सकते हैं। या कोई ऐसा प्रस्ताव है जो संसद के किसी एक सदन में प्रस्तुत किया गया और दोनों सदनों से वो पारित हो गया, तो उस प्रस्ताव को विधेयक या बिल कह देंगे। और जैसे ही राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा, वह बिल एक्ट में बदल जाएगा, है ना? वह बिल क्या होगा? वह एक्ट में बदल जाएगा। ठीक है ना भैया? अब यहां पे हेडिंग बनाइएगा, कहिएगा प्रस्तुत करने के आधार पर विधेयक दो प्रकार का होता है। प्रस्तुत करने के आधार पर विधेयक दो प्रकार का होता है। एक को हम क्या कहेंगे? तो पहला विधेयक जो होता है उसे हम कहते हैं सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक में क्या आता है? तो कहेंगे सदन के मंत्री परिषद के आधार पर प्रस्तुत सदन में मंत्री परिषद के सदस्यों के द्वारा 10 दिन के पूर्व सूचना पर प्रस्तुत विधेयक सरकारी विधेयक कहलाता है। सरकारी विधेयक कहलाता है। सरकारी विधेयक कहलाता है। ठीक है भैया? अब हमें बनानी है हेडिंग गैर सरकारी विधेयक। अब हमें जो हेडिंग बनानी है वो हेडिंग है दूसरा, गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक को क्या कह सकते हैं? तो गैर सरकारी विधेयक को आप निजी विधेयक भी कह सकते हैं। निजी विधेयक भी कह सकते हैं। चलिए भैया, यहां पे हम कहें, यहां पर यदि हम बात करें कि मंत्री परिषद के अतिरिक्त सदन के अन्य सदस्यों के द्वारा 30 दिन के पूर्व सूचना पर प्रस्तुत विधेयक मंत्री परिषद के अतिरिक्त सदन के अन्य सदस्यों के द्वारा 30 दिन के पूर्व सूचना पर प्रस्तुत विधेयक निजी विधेयक कहलाता है। निजी विधेयक है। तो देखिए भैया, नहीं, निजी विधेयक का मतलब विधायक नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि कोई मंत्री है, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, यदि मंत्री परिषद का सदस्य कोई प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा है तो उसे समय मिलेगा 10 दिन पहले भी वो प्रस्ताव ला सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो सत्ता पक्ष का ही सदस्य क्यों नहीं है, लेकिन अगर वह मंत्री नहीं है, केवल सदस्य है, तो वह 30 दिन पहले ही उसे प्रस्ताव लाना पड़ेगा और उसके बाद उसे 30 दिन पहले प्रस्ताव लाना पड़ेगा, तब उसका गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि मंत्री जी अगर प्रस्तुत करेंगे तो सरकारी विधेयक, और 10 दिन पहले भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर दूसरा सदस्य है, चाहे वो सत्ता पक्ष का ही क्यों ना हो, चाहे विपक्ष का ही क्यों ना हो, तो वो जो विधेयक लेके आएगा तो उसे 30 दिन पहले प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है? तो पूछना हो तो पूछ लीजिए। ठीक है भैया? तो ये प्रस्तुत के आधार पर विधेयक हो गया। अब एक बात और देखिए, यहाँ पे विधेयक कितने प्रकार का होता है? तो कहिएगा विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? तो विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। पहला विधेयक साधारण विधेयक। दूसरा विधेयक धन विधेयक। तीसरा विधेयक वित्त विधेयक। चौथा विधेयक संविधान संशोधन विधेयक।
चलिए भैया, साधारण विधेयक के लिए यदि हम अनुच्छेद लिखेंगे तो इसे अनुच्छेद 107 लिख सकते हैं। धन विधेयक के लिए यदि अनुच्छेद लिखें तो 110 लिख सकते हैं। यदि वित्त विधेयक के लिए अनुच्छेद लिखें तो अनुच्छेद 117 लिख सकते हैं। और अगर मैं संविधान संशोधन विधेयक की बात करूंगा तो अनुच्छेद 368 लिख सकता हूं। अब आप पहला हेडिंग बनाइएगा साधारण विधेयक। पहला हेडिंग बनाइएगा कि साधारण विधेयक किसे कहते हैं। साधारण विधेयक किसे कहते हैं? साधारण विधेयक किसे कहते हैं? 112 तो वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण है, वो बाद में चर्चा करूंगा मैं, ठीक है। चलो भैया, साधारण विधेयक की बात करते हैं। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि साधारण विधेयक को हम संसद में साधारण विधि प्रक्रिया के द्वारा ही पारित करेंगे। क्लियर है? तो देखिए भैया, ऐसा विधेयक जिसे संसद में साधारण विधि प्रक्रिया या साधारण बहुमत से पारित किया जाता है साधारण विधेयक कहलाता है। विधेयक के बारे में तो हमने चर्चा कर लिया। तो हमने कहा भाई जिसे हम साधारण बहुमत से पास करते हैं वही विधेयक साधारण बहुमत कहलाता है। यह विधेयक संसद के किसी एक सदन में प्रस्तुत लेकिन दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। यह विधेयक संसद के किसी भी एक सदन में प्रस्तुत लेकिन दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। इतना छाप लीजिए भाई, यह विधेयक क्या होगा? संसद के किसी भी एक सदन में प्रस्तुत हो सकता है और दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जा सकता है। पब्लिक बिल जो होता है बेटा ना, वो 10 दिन के प्री नोटिस पे, और प्राइवेट बिल 30 दिन के प्री नोटिस पे पास होता है, ठीक ना। चलिए, तो एनसीईआरटी जो मानता है वो 10 दिन मानता है। बाकी कुछ किताबों में 7 दिन भी लिखा होगा, लेकिन आप 10 दिन ही पढ़ के जाइए। कोई कह रहा है मुझे 10 मिनट का ब्रेक दीजिए, भैया 15 मिनट पढ़ लीजिए, मैं छुट्टी कर दूंगा, है ना। चलिए, हाँ वो भी करवा देंगे भैया, क्या क्या करेंगे। चलिए, इतना हो गया भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कि यह विधेयक संसद के किसी भी एक सदन, चाहे लोकसभा में प्रस्तुत करिए चाहे राज्यसभा में, लेकिन दोनों सदनों से पास होगा, ठीक है। यदि कोई सदन साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक ले, साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक ले या रद्द कर दे तो वह विधेयक समाप्त समझा जाएगा। ठीक है भाई। यदि साधारण विधेयक मंत्रि परिषद के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया है और वह लोकसभा में पारित ना हो, और वह लोकसभा में पारित नहीं हो, तो संपूर्ण मंत्रि परिषद को त्याग पत्र देना होगा। ठीक है भैया। देखिए भैया, कोई सरकार बनती है वो कैसे बनती है? साधारण बहुमत से बनती है। कैसे बनती है? साधारण बहुमत से। और मान लीजिए कि कोई विधेयक ऐसा लाया जाए जिसे साधारण बहुमत से पास करना होगा और वो विधेयक पास ही ना हो क्योंकि वो विधेयक सरकार के द्वारा लाया गया था, तो इसका मतलब है कि सरकार जो है ना बहुमत में है लेकिन विश्वास में नहीं है, तो केवल सरकार चल रही है, यानी अब सरकार गिर जाएगी। बात समझ में आ गया? चलिएगा भैया, अब यहां पे देखिए, मान लीजिए ख्वाब बनाते हैं, अपना बुनते हैं कि मान लीजिए कांग्रेस की सरकार बन जाए लोकसभा में, और लोकसभा में कोई प्रस्ताव पारित हो तो राज्यसभा में मजबूती अभी किसकी रहेगी? बीजेपी की। तो लोकसभा का पारित साधारण बहुमत का प्रस्ताव राज्यसभा में पास होगा? नहीं होगा, विरोध हो जाएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए कि राज्यसभा से कोई प्रस्ताव पारित किया जाए और लोकसभा में जाए, तो लोकसभा में वो प्रस्ताव पास करेगा कांग्रेस? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में बहुमत किसकी है? ज्यादा संख्या किसकी? बीजेपी की, है ना। तो मान लीजिए कि कोई ऐसा साधारण विधेयक हुआ जिस पर देश को कानून बनाने की आवश्यकता है, वह राष्ट्रहित में है, लेकिन दोनों सदनों के टकराव की वजह से वह कानून नहीं बन पा रहा। ऐसी स्थिति में क्या होगा? दोनों सदनों के टकराव की वजह से वह कानून नहीं बन पा रहा, ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे संयुक्त अधिवेशन बुला लेंगे। तो कहेंगे यदि साधारण विधेयक
विधेयक का लोकहित में पारित होना, लोकहित में पारित होना आवश्यक है, लोकहित में पारित होना आवश्यक है। लेकिन दोनों सदनों में टकराव के कारण, टकराव या मतभेद के कारण पारित नहीं होता है, पारित नहीं होता है, नहीं होता है। तो लेकिन दोनों सदनों में टकराव या मतभेद के कारण पारित नहीं होता है, तो नहीं होता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकेगा, संयुक्त अधिवेशन बुला सकेगा। क्लियर है? तो अब आपसे यहां से प्रश्न पूछेगा कि संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है या संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है, तो आपके पास अब इतना बड़ा जवाब है कि संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है। चलिए भैया हेडिंग बनाइएगा इसी में अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सिटिंग। हेडिंग बनाइएगा अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। भाई आपको पता चल गया ना संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाएंगे, तो ये तो बताना नहीं है, बस ये जानिए इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान हमने कहां से लिया? तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान हमने कहां से लिया है? तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है ना। अब देखिए जब संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया तो यहां पे देखिएगा, कहिएगा संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, अधिवेशन बुलाने का अधिकार, बुलाने का अधिकार, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा। दूसरा देखिएगा, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार हमने किसको दे दिया भाई? राष्ट्रपति को दे दिया। अब देखें इसकी बैठक, इसकी बैठक संसद के सेंट्रल हॉल में, सेंट्रल हॉल में किया जाएगा, सेंट्रल हॉल में किया जाएगा। तो इसकी बैठक कहां पे की जाएगी? तो इसकी बैठक संसद भवन के सेंट्रल हॉल में किया जाएगा, किया जाएगा। आगे देखिएगा तीसरी बात करते हैं, तीसरी बात यहां पे हम करेंगे, इसकी अध्यक्षता, इसकी अध्यक्षता, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, अध्यक्ष करेंगे। इनकी अनुपस्थिति में, इनकी अनुपस्थिति में, इनकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष करेंगे, लोकसभा उपाध्यक्ष करेंगे। दोनों की अनुपस्थिति में, दोनों की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में राज्यसभा के, राज्यसभा के सभापति करेंगे, राज्यसभा के उपसभापति करेंगे, उपसभापति करेंगे। तो इन दोनों की अनुपस्थिति में राज्यसभा के कौन करेंगे? तो इन दोनों की अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। ठीक है भैया। अब यहां पे देखिएगा चौथे पॉइंट पे अगर हम बात करें तो अब तक तीन बार संयुक्त अधिवेशन का, संयुक्त अधिवेशन का, अधिवेशन का प्रावधान किया गया है, प्रावधान किया गया है। अब तक तीन बार संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। पहला दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, अधिनियम 1981, 1961। दूसरा बैंक विनियमन, बैंक विनियमन 1978। तीसरा पोटा कानून, पोटा एक्ट 2002। जिस तरह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर शामिल थे, उसी तरह से तीनों संयुक्त अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी जी शामिल थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी शामिल थे। ठीक है, ये हो गया आपका संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान। यहां पर एक बात बस लिखनी और रह गई, वो नोट में करके लिखिएगा, कहिएगा धन विधेयक, धन विधेयक, विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक पर, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक पर, विधेयक पर, विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का, अधिवेशन बुलाने का
कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो धन विधेयक और संयुक्त अधिवेशन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है भैया, चलिए बाकी की जो चीजें बची हुई हैं उसे मैं कब पढ़ाऊंगा आपको? मंडे में। क्यों? क्योंकि कल जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, वो टॉपिक मैं आपको न्यायपालिका, पंचायती राज व्यवस्था और केंद्र राज्य संबंध कल पढ़ाऊंगा। तो कल का टॉपिक एकदम सर्टेन है कि वही पढ़ाऊंगा। तो आप लोग कहेंगे गुरुजी अगर मैं नोट्स बना रहा हूं तो मुझे कितने पेज छोड़ने हैं? तो आज जितना पेज आपने पढ़ा है उतना पेज आपको छोड़ के आगे पढ़ना रहेगा। ठीक है भैया, जितना आज आपने पढ़ा उतना पेज छोड़कर आपको आगे पढ़ना रहेगा। आज मैंने संसद पे पढ़ाना शुरू किया था महाधिवक्ता से। महाधिवक्ता के बारे में मैंने बताया कि इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और यह राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है। यह राज्य सरकार के पक्ष से न्यायालय में केस पर चर्चा बहस करता है। फिर मैंने आपको बताया कि विधानमंडल का किसी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी सदनी कार्यवाही में भाग लेता है। फिर मैंने संसद के बारे में आपको पढ़ाना शुरू किया। मैंने कहा संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। फिर हमने बात करी संसद की योग्यता की, जिसमें कहा कि अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्यों को वोट कौन देता है? तो जनता वोट देती है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों को विधानसभा सदस्य वोट करते हैं। अगर हम बात करें कि इनका काम क्या होता है तो विधेयकों को पारित कराना, और आपको पता है धन विधेयक पर लोकसभा का एकाधिकार होता है। ऐसे ही हमने जब फिर लोकसभा संसद के तर्ज पर ही हमने राज्य का विधानमंडल भी पढ़ा। फिर उसके बाद विधानमंडल के बाद हमने संसद की शब्दावलियां शुरू करी हैं और संसद की शब्दावलियां के लिए आज जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही पेज आपको मंडे के लिए छोड़ना है। और कल का टॉपिक जो है वो फिक्स टॉपिक है एकदम, कि मैं कल आपको न्यायपालिका, पंचायती राज व्यवस्था और केंद्र राज्य संबंध पढ़ाऊंगा। देखिए मैं कभी भी आपको घड़ी देख के नहीं पढ़ाता। हाँ, जब आप लास्ट में ये बोलना शुरू करते हैं कि मेरी लास्ट अब क्लास है आप छोड़ दीजिए, तब मैं घड़ी की तरफ देखता हूं। नहीं तो मैं केवल टॉपिक सोच के आता हूं और उन टॉपिक्स को ही पढ़ाने पर कंसंट्रेट करता हूं। तो आप सभी लोग भी अपनी तैयारी भी इसी तरह किया करें कि आप घड़ी देख के मत पढ़ा करें कि 2 घंटा पढ़ूंगा। आप टॉपिक देखकर पढ़ा करें कि जितना टॉपिक मुझे फिनिश करना है हर हाल में, ऐसे पढ़ा करें। धन्यवाद, नमस्कार।